अस्सलामुअलैकुम। राइज एंड शाइन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। बेटा, क्लास 8 मैं आपकी बायो की टीचर मिस परवीन हूँ। आज हमने अपना चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ जो है वो स्टार्ट करना है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो क्या है, यानी हमने एनिमल और प्लांट सेल का जो है वो डिफरेंस जो है वो देखना है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, क्या क्या फर्क पाए जाते हैं, यानी कौन सी चीज़ एनिमल सेल में होती है और कौन सी चीज़ प्लांट सेल में पाई जाती है। और दूसरा हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को जो है वो डिफाइन करना है कि किस वजह से कौन सी चीज़ प्रेजेंट हो तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और कौन सी चीज़ जो है वो एब्सेंट हो तो वो यूकैरियोटिक सेल होता है। और साथ हमने जो है वो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स देखने हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और वो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। आगे जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देखना है कि किन चीज़ों की वजह से जो है वो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस पाया जाता है। अब यहाँ प्लांट सेल में अगर हम देखते हैं तो प्लांट सेल में सबसे आउटर जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में जो सबसे आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनर मोस्ट लेयर कहलाती है। इस तरह जो है वो सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, जो माया पाया जाता है दोनों सेल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा जो है वो प्लांट सेल में एक साइड पे एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जिसके अंदर जो है वो सेल सेप जो है वो स्टोर होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे टाइनी वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर सेल सेप स्टोर होता है। इस तरह इस साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं दोनों सेल्स में। अब जैसे हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे होता है, जबकि एनिमल सेल में जो है वो वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पोजीशन पे होता है। इसके अलावा इसी न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर भी ट्यूब और चैनल की फॉर्म में जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। एनिमल सेल में भी इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं जिन पर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स प्लांट सेल में भी जो है वो गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं जो सेल सिक्रीशन में मदद देती हैं, और इस तरह एनिमल सेल में भी गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं जो सेल सिक्रीशन में मदद देती हैं। प्लांट सेल में बाकायदा ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं, जो फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड की ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि ग्रीन क्लोरोफिल रखता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पौधे के लिए फूड प्रिपेयर करता है। और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो एब्सेंट होता है, इस वजह से जो है वो, क्योंकि ये जो है वो खुद अपनी फूड नहीं बना सकते। इस तरह ये जो फर्क है ये प्लांट और एनिमल सेल को एक दूसरे से जो है वो अलहदा करते हैं। अब हमने डिफाइन करना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसमें जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सेल्स डू नॉट पोसेस ट्रू न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिनमें एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी पोसेसिस का मतलब है कि उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इट मीन्स इट्स न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट इनक्लोज्ड इन अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल होता है, वो एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होता, उसके अंदर जो है वो नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ढका हुआ नहीं होता। यानी एज प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके ऊपर कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, यू मीन ट्रू, ट्रू मीन्स हकीकत, सच्चा, और कैरी ऑन में न्यूक्लियस जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। दो सेल्स है प्रॉपर न्यूक्लियस, ऐसे सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है। इट मींस न्यूक्लियर मटेरियल इज इनक्लोज्ड इन अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बाकायदा एक प्रॉपर बाकायदा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर
महफूज होता है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उस वो जो है वो उसके अंदर जो मटेरियल न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज नहीं होता, जिस वजह से इनकी शेप भी ऐसी ही होती है। आगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को बकायदा डायग्रामेटिकल फॉर्म में देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें ये बैक्टीरियल सेल की डायग्राम दिखाई दे रही है, जिसमें सेल वॉल, आउटर इनर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद ये न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियर मटेरियल, और उसके बाद उसमें ये कैप्सूल्स, इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स और फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसके जरिए ये फ्लैजिलरी मूवमेंट करता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है डीएनए, जो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पाया जाता है, ये बाकायदा किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, बिल्कुल ओपन है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, एक एनिमल सेल की मिसाल है, इसमें बाकायदा न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये सब इनक्लोज होते हैं इस डबल लेयर के अंदर। इस वजह से इसका प्रॉपर जो है वो शेप है। ये गोल्जी बॉडी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा ये वैक्यूल और ये छोटे छोटे राइबोसोम्स जो कि बिल्कुल फ्री हालत में पाए जाते हैं, और कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद गोल्जी बॉडी, फिर न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बिल्कुल एक ऐसी डायग्राम्स है जिसके जरिए दोनों का डिफरेंस जो है वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये न्यूक्लियस बराबर बाकायदा एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज है, जबकि इसका न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्द किसी किस्म की कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। आगे हमने सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस पढ़ना है, यानी क्या सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। फॉलोइंग आर द मेन बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट, यानी सेल के मुख्तलिफ किस्म के बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है एनिमल सेल की, सेल वॉल आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की, और साइटोप्लाज्म इन दोनों एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा जो है वो फ्लूइड फॉर्म होता है जो कि एक लिविंग होने की जो है वो लिविंग होने का सबूत देता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मौजूदगी उसके जिंदा होने का जो है वो सबूत है। और सम इम्पॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 4 प्लास्टिड्स, नंबर 5 राइबोसोम्स, नंबर 6 वैक्यूल्स एंड नंबर 7 सेंट्रियोल्स। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और यही सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, और यही जो है वो एक सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं कि सेल जो है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करता है। क्योंकि एक लिविंग बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे टाइनी जो है पार्टिकल से मिलकर बनती है, और एक पार्टिकल को हम सेल का नाम देते हैं, और उस सेल के अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। ये तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, और ये आगे उसके साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब हम जो है वो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन इनसाइड, एंडो का मतलब है अंदर, प्लाज्मा मीन प्रोटोप्लाज्म यानी एक लिक्विड, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। यहाँ जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं, न्यूक्लियस के साथ ये बारीक ट्यूब्स नुमा चैनल पैदा हो रही हैं, ठीक है, और बाकायदा आपको इस पर जो है ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स फॉर्म में राइबोसोम भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, कि न्यूक्लियस से पैदा होती हैं, और जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है फ्री हालत में पाई जाती हैं, और सेल मेम्ब्रेन के साथ भी होती हैं।
यहाँ इस फिगर में हमने न्यूक्लियस के साथ बताई है, सेम इसी तरह वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही पाई जाती है और फ्री जो है वो साइटोप्लाज्म में ही पाई जाती है। ठीक है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल और ट्यूब्स, ये एक ट्यूब्स का या चैनल्स का, मेम्ब्रेनस चैनल्स का एक पूरा नेटवर्क होता है, एक जाल सा होता है। ठीक, एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है, पूरे साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। यानी अगर न्यूक्लियस के साथ है तो न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है और ये न्यूक्लियस के साथ जो है वो पैदा होती हैं। और अगर साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन के साथ लग रही है तो तब भी साइटोप्लाज्म में, और वैसे फ्री हालत में भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स होती है। नंबर वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब है खुरदरी और स्मूथ का मतलब होता है हमवार। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग राइबोसोम्स, ये रफ इसी वजह से होती है कि इस पर ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिसको रफनेस का जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम प्रोटीन बनाना है और प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटीन किसी भी प्रोटोप्लाज्म की, किसी भी सेल की ग्रोथ की बिल्डिंग मटेरियल होती है और वो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स पैदा करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है पर किसी किस्म के कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, इसलिए वो स्मूथ होती हैं। ठीक है, और इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देना, प्रोटीन बनाना, ताकि सेल के अंदर जो है वो डिवीजन का अमल हो सके और प्रोटीन की वजह से सेल में डिवीजन के अमल से ग्रोथ हो सके और सेल के अंदर होने वाले तमाम काम सही प्रॉपर वे में हो सके, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम होते हैं। आगे क्या है, नंबर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं जो बकायदा देखा जाए तो ये आगे से इन दोनों सिरों से फूली हुई होती हैं और ये ऐसी डिस्क होती हैं जिनके सिरे फूले हुए होते हैं और ये एंजाइम्स पैदा करती हैं, सिक्रीशंस में मदद देती हैं। सेल के अंदर होने वाली मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए एंजाइम्स पैदा करती हैं ताकि बेहतर तौर पे सारी एक्टिविटीज़ हो सकें। दे आर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, जिसने इसको जो है वो दरियाफ्त किया। एंड थर्स कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स और बॉडी और एपरेटस, इसी लिहाज से इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी उसके नाम से इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं और गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। ठीक है, दे आर सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स, ये स्मूथ मेम्ब्रेन्स का ऐसा सेट होता है दैट आर स्टक इनटू फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स और वेसिकल्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। यानी ये इस तरह की ट्यूब्स होती हैं जो कि जिनके दोनों सिरों पर फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं और इस जो फील्ड इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है, जो इसके अंदर माया भरा होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और एंजाइम्स पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडीज आर मेनली कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन, गोल्जी बॉडी का अहम काम क्या है कि सेल सिक्रीशन में मदद देती हैं, यानी सेल के अंदर ऐसी रतूतें खारिज करती हैं जो कि सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ के होने में मदद देती हैं। यानी ये एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का भी काम सर अंजाम देती हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मादों के जो है वो सेल के अंदर नकलो हरकत वगैरह, इस तरह ये भी सिक्रीशन जो है वो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है उनके करने में मदद देती हैं। आगे नंबर थ्री क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन इसको सिंगुलर फॉर्म में कहेंगे। दे आर जनरली रॉड लाइक और बीन शेप्ड ऑर्गेनल्स, इसको देखा जाए तो ये बीन की तरह या रॉड शेप जो है वो पाया जाता है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन की तरह होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह फोल्डिंग पर मुश्तमिल होती है। दीज इनफोल्डिंग्स आर क्रिस्टी, ये इनफोल्डिंग्स होती हैं वो क्रिस्टी कहलाती हैं। वाइल द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स, जबकि इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, अब जो इसका फंक्शन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम व्हिच ब्रेक्स द फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऐसा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है जो कि पावर हाउस कहलाता है सेल का, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल में
यही हिस्सा है जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये फूड की ऑक्सीडेशन में मदद देता है और एनर्जी को पैदा करने की वजह से ही इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे जो हमारे पास है वो क्या है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल द हायर प्लांट्स। प्लास्टिड जो होते हैं वो तमाम बड़े पौधों के तमाम सेल्स में पाए जाते हैं। दीज आर द ऑर्गेनल्स, के ऐसे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, इनमें मुख्तलिफ अकसाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स का मतलब होता है कलर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट और कलर। प्लास्टिड की तीन अकसाम होती हैं उसके अंदर मौजूद पिगमेंट और कलर की बुनियाद पर। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। Chloroplasts have green pigments, so help in photosynthesis and are found in leaves and other green parts of plant. क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन पिगमेंट रखता है और पौधे के ऐसे हिस्सों में पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, यानी लीव्स और दूसरे ग्रीन पार्ट्स। Chromoplasts have colored pigment and found in fruit, flower and petals. जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर पिगमेंट होता है, जैसे हर पौधे के फ्लावर का अलग जो है वो कलर होता है और उसके अंदर जो फ्लावर की पत्तियां पेटल्स होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। जो फ्रूट्स होते हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं और ये डिफरेंट कलर्स क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं पौधे को। और ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स में पाया जाता है। नंबर 3 लिकोप्लास्ट। लिकोस मीन वाइट और कलरलेस। लिकोस का मतलब होता है सफेद या बेरंग। फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये पौधे के जमीन दो हिस्सों में पाया जाता है, जैसे रूट्स होती हैं। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये फालतू गज़ा को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती हैं, यानी लिकोप्लास्ट जो है वो बेरंग होता है और अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाया जाता है और वो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स का क्या काम है, अ राउंडेड स्ट्रक्चर द सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब सेंट्रोसोम पाया जाता है। फंक्शन इसका क्या होगा, यानी एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में जो है वो सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है और उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो वैसे जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस से ही बन जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, दे फॉर्म फाइब्रस प्रोटीन स्पिंडल्स which help in movement of chromosomes towards pole during animal cell division। जब एनिमल सेल डिवीजन का अमल होता है, माइटोसिस और मियोसिस का अमल होता है, तो जो नस है जो जब न्यूक्लियस टूटता है तो उनके टूटने के दरमियान जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है ये सेंट्रोसोम। आगे राइबोसोम्स क्या होते हैं, दे आर ग्रेन्यूल्स, ये दानेदार होते हैं, रिच इन राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, ये आरएनए से भरपूर होते हैं। दे आर फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज, यानी ये जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाते हैं और एज वेल एज न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के साथ जो है वो अटैच होते हैं, ठीक। एज वेल एज अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है उनके साथ भी अटैच होती है। यानी अगर हम इसको देखें तो दे आर फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज अटैच ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फ्री हालत में पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ भी जुड़े होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फंक्शन क्या है, दे सर्व एज साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने की जो है वो अहम जगह होती हैं। सो आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, इसी वजह से इनको सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। यहाँ देखिए न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्स या चैनल्स होते हैं जिनके साथ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वैसे जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री हालत में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उनके साथ भी राइबोसोम फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं। आगे जो है वो हमारे पास क्या है, वैक्यूल्स। दे आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, जैसे ये प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये पैरामीशियम है जिसमें दो टूवर्ड्स एंड जो है वो दो वैक्यूल पाए जाते हैं,
ठीक है, यानी और इन दोनों वैक्यूल्स का जो है ना, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है जो इसमें एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। फूड वैक्यूल इसके अंदर फूड को स्टोर करते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। ठीक, अब आगे देखें एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल में फूड वैक्यूल्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं और छोटी छोटी टैनी वैक्यूल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। इन प्लांट सेल आर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन इट, प्लांट सेल में एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, वाइल इन एनिमल सेल मैनी स्मॉल साइज टाइनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे टाइनी बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फंक्शन इसका क्या है, दे आर कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ सेल सेप, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जो वैक्यूल के अंदर जो आके फ्लूइड जमा होता है उस फ्लूइड को सेल सेप कहते हैं और ये उस सेल सेप को स्टोर करता है। और जब वो सेल सेप जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है तो फिर ये वैक्यूल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अमल से गुजरते हैं और इस तरीके से एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। इन वैक्यूल्स का काम सेल सेप को स्टोर करना है ताकि एक्सक्रीशन में मदद मिल सके। अब बेटा जैसे हमने सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स पढ़े, इसके अलावा जो है वो हमने सेल की जो बेसिक जो पार्ट्स थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, उसे पढ़ा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ा। आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अपनी बुक से जो रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद देन आपका जो होमवर्क है वो क्या है, नंबर 1, राइट एंड लर्न डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन भी और डिफरेंसेस भी लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। नंबर 2, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, आल्सो राइट देयर फंक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर कितने किस्म के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके साथ फंक्शन भी लिख रहे हैं। ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इन योर बायो रजिस्टर। आपने अपने बायो के रजिस्टर में मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनल्स की डायग्राम बनानी है। ये तमाम जो होमवर्क का रिटर्न वर्क है ये आपको जो है वो बाकायदा जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में मिल जाएगा। जो कंसर्निंग डेज हैं उसमें कंसर्निंग जो टॉपिक है उसका होमवर्क आपको मिल जाएगा। आपने बहुत नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे ना सिर्फ करना है बल्कि आपने उसको याद भी करना है। आज का टॉपिक बेटा हमारा यहाँ ख़त्म होता है, दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।